Okay, so let's start with resolution of vectors. Resolution of vectors. Okay, so what is resolution of vectors? तो मैं अभी आपको एकदम बेसिक से बताता हूं. अगर आपको याद है, हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो दूसरे या तीसरे लेक्चर में व्हाट वी सॉ वाज रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करना है. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने सीखा था. अगर आपको अच्छे से समझा है तो वहां पे आपने क्या किया था, व्हाट यू एक्चुअली डिड वाज आपने 3-4 वेक्टर्स लिए थे, देन यू टुक 3 और 4 वेक्टर्स और आपने इन 3-4 वेक्टर्स को ऐड किया था. सो व्हाट यू डिड वाज आपने बोला था कि हमारे पास एक वेक्टर है सम वेक्टर p बार या a बार, फिर हमारे पास एक वेक्टर है b बार, फिर हमारे पास और एक वेक्टर है c बार. इन तीनों का एडिशन हमको मिलता है एक नया वेक्टर विच इज लेट अस से r बार विच स्टार्ट्स फ्रॉम a एंड ends at c. तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं. तो आपने अब तक अलग अलग वेक्टर्स को ऐड करके सिंगल वेक्टर बनाया था. इन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपके पास जो 2 वेक्टर्स होते हैं वो सेम पॉइंट से, मतलब दे बेसिकली इन ट्राइंगल लॉ व्हाट हैपेंस इज जहां एक वेक्टर खत्म होता है वहां पे दूसरा वेक्टर शुरू होता है और जो रिजल्टेंट था वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक होता है. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव आर बार. करेक्ट. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में व्हाट हैपेंस इज in parallelogram law of vector addition what happens is you have 2 vectors which are starting from the same point. You have 2 vectors which are starting from the same point, right? दोनों का टेल एक ही जगह पे था. both vectors, the tail of both the vectors was at the same point. Then you said, हमने बोला कि इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का एडिशन हमको तीसरा वेक्टर मिलेगा जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा. अभी डायगोनल अगर आपको चाहिए तो आपको पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा. सो यू हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम फर्स्ट. तो लेट अस कंप्लीट पैरेललोग्राम. ओके, देन वी सेड रिजल्टेंट is a vector starting from the same point and it is along the diagonal, right? तो in short, moral of the story है ना, फाइनली हमने क्या किया, हमने 2 या 3 वेक्टर्स को ऐड करके सिंगल वेक्टर बनाया है. 2 या 3 वेक्टर्स को ऐड करके सिंगल वेक्टर बनाया है, उसको हमने बोला था रिजल्टेंट वेक्टर. अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसका एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा करना है हमको. वी वांट टू डू एग्जैक्टली द अदर वे अराउंड. हमारे पास एक वेक्टर है मान लो r बार. ओके, अब मैं इंटेंशनली ये वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस वेक्टर का टेल जहां पे है वहां पे मैं इंटेंशनली कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन एसोसिएट कर रहा हूं. मतलब मैं वहां पे इंटेंशनली ओरिजिन लगा रहा हूं ऑन इंटेंशन. ओके, सो आई एम डूइंग दिस ऑन इंटेंशन. मतलब ये जो वेक्टर है आर बार वो जहां से स्टार्ट होगा वहां पे मैंने ओरिजिन मान लिया. सो आई विल से दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. मैं मान लेता हूं ओ पॉइंट से स्टार्ट होके सी पॉइंट तक जा रहा है, राइट? अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वेक्टर एडिशन में 2 वेक्टर को ऐड करके सिंगल वेक्टर बनाया. यहाँ पे उल्टा करना है. यहाँ पे एक वेक्टर के कंपोनेंट्स करने हैं. कंपोनेंट्स करने मतलब पार्ट्स करने हैं. तो पार्ट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज मैं सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा एक्स एक्सिस पे. मैंने सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे. लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट ए. इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूं. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए. सिमिलरली मैं सी पॉइंट से एक वेक्टर
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा y एक्सिस पे, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट बी। अब ये O से A जो आपके पास आया है, इसको मैं बोल दूंगा कि ये x कंपोनेंट है Rx। क्यों x कंपोनेंट है? क्योंकि वो x की डायरेक्शन में है, और मैंने अभी तक वेक्टर नहीं बनाया इसको, मैंने बोला x कंपोनेंट R सफिक्स x। मैंने इसको ऊपर बार लिखा क्या? नहीं लिखा, हम आगे लिखेंगे इसको बार। ओके, आई विल राइट डाउन अ बार लेटर। ओके, राइट। और ये जो आपके पास OB है, इसको हम बोल देंगे, we'll call this as ry। ये y कंपोनेंट है, मतलब r वेक्टर के दो कंपोनेंट्स मैं कर सकता हूं। ओके, राइट। तो rx और ry, तो आई कैन मेक टू कंपोनेंट्स एंड आई कैन मेक दिस कंपोनेंट्स एज वेक्टर आल्सो। मैं इसको वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये है rx बार, या फिर इसको आप बोल सकते हो rx i कैप, क्योंकि आपको याद है x एक्सिस की डायरेक्शन को हमने i कैप बोला था। यूनिट वेक्टर along x axis was called as I cap, if you remember correctly। Similarly OB को मैं ry वेक्टर भी बना सकता हूँ। तो I can convert this into a vector, and call this as ry bar, or I can also call this as ry j cap। So I can call this as ry j cap also। ओके, तो ry बार मतलब कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट मतलब पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? r बार, पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ r बार अलोंग y एक्सिस, और rx बार ये r बार का कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, राइट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो ये एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है, एडिशन का एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी, इंटेंशनली मिस की है। मैं सिर्फ आपको वो नोटिस करके दूंगा, बिकॉज हमको वो करना नहीं है, आगे जाके हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, तो उस केस में जो भी दो वेक्टर थे आपके पास, ए बार है और एक वेक्टर मैं बी बार ले लेता हूं, ये जो भी दो वेक्टर्स थे आपके पास, राइट, करेक्ट, ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। है क्या परपेंडिकुलर? नहीं, दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विथ ईच अदर, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने आर बार के जो दो कंपोनेंट्स किए, कौन कौन से दो कंपोनेंट्स किए? एक आर एक्स बार कंपोनेंट किया और एक आर वाई बार कंपोनेंट किया। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हमने किए हैं, बाय द वे ये आर वाई बार को मैं यहाँ दिखाऊं या फिर मैं इसको यहाँ भी दिखा सकता हूँ, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट रियली मैटर। इफ यू वांट you can show this vector here also, doesn't matter। okay, all right, so in any case, तो as you see, जब हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, तो it was not always required कि ये जो दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, दे कैन बी एट सम एंगल टू ईच अदर, राइट। लेकिन जब आप कंपोनेंट्स कर रहे हो, तो कंपोनेंट्स में भी इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि जो दो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होंगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। लेकिन हम हमारा हमारे सिलेबस में जितना है, हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो जब हम एक वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे, जब हम एक वेक्टर के टुकड़े करेंगे, पार्ट्स करेंगे, तो हम हम इंटेंशनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स करेंगे। तो आर वाई और आर जेड, आर एक्स ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो जब कंपोनेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये चीज याद रखना है आपको। ओके, सो यू नीड टू बी श्योर ऑफ दिस। तो ऐड करते वक्त हमने नॉट नेसेसरीली, हमने ऐसा नहीं बोला था कि ऐड करते वक्त दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, किसी भी दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। ओके, राइट। तो कंपोनेंट करते वक्त मतलब एक वेक्टर के टुकड़े करते वक्त इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, लेकिन हम परपेंडिकुलर लेते हैं, हम बोलते हैं कि हम जो कंपोनेंट्स करेंगे वो परपेंडिकुलर होंगे,
उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। यू डोंट हैव टू मेक कंपोनेंट्स विच आर नॉट परपेंडिकुलर। तो हमारे सिलेबस में जितना है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व करना, पीसेस करना, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इजी थिंग। तो लेट अस स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो जैसे मैंने बताया, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एडिशन। तो आप बोलोगे द प्रोसेस ऑफ splitting a given vector into its components is called as resolution of vector. Resolution of vector. Okay. अब as I told you कि कंपोनेंट हम चाहे उस डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हैं. So the components can be found along any direction at any angle. Okay, can be found along directions at any required angles. At any required angles. Okay, but if the components are found along the directions which are mutually perpendicular, found along the directions which are mutually perpendicular, then they are called as rectangular components. They are called as rectangular components. ओके, इजी है. सो अब मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने का जो प्रोसेस बताया था, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं. तो द प्रोसेस इज प्रीटी सिंपल. मैं आपको एक बार और बता देता हूं. तो प्रोसेस क्या था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने का? प्रोसेस ये था कि सबसे पहले ये एक आर वेक्टर है. सो दिस इज अ वेक्टर आर बार. सबसे पहले ये जो वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके टेल पे आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दो. तो ये आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट कर दिया. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. ये ओरिजिन है O, ये ओ सी वेक्टर है मान लेंगे. फिर सी पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे. ओ ए बन जाएगा. ये लेटर से ए पॉइंट पे टच हो रहा है एक्स एक्सिस को. सिमिलरली सी पॉइंट से आप वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, उसको बी पॉइंट बोल दूंगा. तो ये ओ से ए ये बन जाएगा एक्स कंपोनेंट आर एक्स बार विच इज आर एक्स आई कैप. ओ से बी ये बन जाएगा आर वाई बार विच इज आर वाई जे कैप. राइट, करेक्ट. तो ये आ गया आपका कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. ओके, बाय द वे आप आर बार को ऐसा लिख सकते हो आप आर एक्स बार प्लस आर वाई बार. राइट, सिंपल. जैसे आपने दो वेक्टर्स को पहले लिखा था ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू आर बार, है ना? ऐसे लिखा था ना आपने, ए बार प्लस बी बार इक्वल टू आर बार. वैसे ही आप लिख सकते हो
आर एक्स बार प्लस आर वाई बार इक्वल टू आर बार। ओके, या फिर आप बोलोगे कि आर एक्स बार ओ से स्टार्ट हो रहा है, आर वाई बार भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम लॉ तो लग ही सकता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर बार इज आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। तो एक ही बात है, डजंट मैटर। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट कंपोनेंट्स। रिजॉल्व करने का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले we need to consider a vector OC bar which is R bar. So consider a vector R bar is equal to OC bar. Okay, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो starting from the origin of a rectangular coordinate system I hope you know what is a rectangular coordinate system. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। वो डायग्राम में मैंने बताया है, हमने वो फिगर में ऑलरेडी दिखाया है वो। ओके, अब टू रिजॉल्व वेक्टर आर बार इनटू कंपोनेंट, ड्रॉप परपेंडिकुलर्स। सो टू रिजॉल्व वेक्टर आर बार into components, drop perpendicular from point C that meet x-axis at point A and drop perpendiculars, plural, and y-axis at B at point B. Therefore, we can say that OA bar is nothing but RX bar, that is nothing but RXI cap, and OB bar equal to RY bar equal to RYJ cap. Okay, where Rx bar and Ry bar are components of R bar along X and Y direction, where Rx bar and Ry bar are components of R bar along X and Y axis respectively. Right? So easy tha. Therefore, by parallelogram law of vector addition, you can write R bar as Rx bar plus Ry bar. Okay. Therefore, you can also write down R bar as Rxi cap plus Ryj cap. Okay, easy है, right? I cap और J cap आपको पता है. I cap and J cap are unit vectors along X and Y axis respectively. Okay,
तो where I cap and j cap are unit vectors along x and y respectively, and Rx and Ry are magnitudes of the components respectively, are the magnitudes of the two components respectively. राइट, गुड। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, आप चाहो तो ऐड करके सिंगल बनाओ, आप चाहो तो सिंगल वेक्टर्स को रिजॉल्व करो, डजंट मैटर। ओके, तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए। अब मैं एक काम करता हूं, आपको याद होगा हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों फाइंड किए थे। तो अब अगेन हम सेम चीज कर सकते हैं, राइट। लेट मी से दिस एंगल इज थीटा, सो एंगल मेड बाय आर बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज थीटा, राइट। तो अब वापस से हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle made by r bar with respect to x-axis, with respect to x-axis. Okay, good. Now if you see, ये साइड अगर आर वाई है तो ये साइड भी आर वाई आएगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर आप यहाँ पे cos थीटा लेते हो तो cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आर एक्स अपॉन आर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आर है, एडजेसेंट साइड आर एक्स है। अगर आप साइन थीटा लेते हो तो आपको मिल जाएगा आर वाई अपॉन आर, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। गुड। सो इफ यू टेक cos of theta from that triangle, you will have cos theta as rx by r and sin theta as ry by r. Therefore, you can say rx equal to r cos theta and ry equal to r sin theta. आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, अब इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दिया तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आपको मिलेगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको मिल जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपने स्कूल में सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आर cos square theta plus sin square theta is 1. So therefore you will get this as rx square plus ry square equal to r square. Therefore आप किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख सकते हो। तो दिस इज this equation number 1, let us say. So equation number 1 gives us magnitude of any vector in terms of its component. So equation 1 gives the magnitude of vector r bar in terms of its components. तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया in terms of its components.
ओके, हमको मैग्नीट्यूड मिल गया, हमको डायरेक्शन भी पता करना है। और अगर आपको याद होगा, आई टोल्ड यू वंस कि डायरेक्शन निकालते वक्त ना साइन ना कॉस, हमको टैन लेना होता है। वी ऑलवेज वांट टू हैव टू टेक टैन व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट कंपोनेंट्स। तो फॉर डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ आर बार, फाइंड डायरेक्शन ऑफ आर बार, आपको हमेशा टैन लेना होता है। तो from figure you have to take always tan of theta. And if you see what is tan of theta, tan of theta opposite side upon adjacent side, तो ry by rx, तो ry by rx, therefore theta is equal to tan inverse of ry by rx. This is the direction of that particular vector r bar in terms of its components. So in terms of components, direction is given by ry, tan inverse of ry by rx, ry by rx. Good, good. तो यहां तक आई फील देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, क्योंकि सिंपल सा केस है। अब जब आप रियल लाइफ की बात करते हो, तो रियल लाइफ में नॉर्मली वेक्टर्स 3 डायमेंशनल होते हैं। अभी 3 डायमेंशनल कैसा है तो मैं आपको बता देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन, कि हाउ डू यू इमेजिन 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। अब आपका घर का, आपके रूम का कोई भी एक कॉर्नर देखो, when you look at the corner, and in fact I want you to do it now, क्योंकि आप लोग अभी भी लेक्चर सुन रहे हो तो ज्यादा इजीली इमेजिन करोगे। आपके घर के कॉर्नर में यू विल सी समथिंग लाइक दिस। ये दीवार होगा तो ऐसा कॉर्नर में देखिएगा, 3 डायरेक्शन दिखेंगे आपको। उसमें से एक को आप एक्स एक्सिस मान लो, एक को वाई मान लो, एक को आप जेड मान लो, राइट। और मान लो कि आपके पास एक स्टिक है, लकड़ी है, ओके, स्टिक है, स्केल है, लकड़ी है, जो भी है, तो वहां पे आपने कॉर्नर पे उसको लगा दिया। अब ये जो वेक्टर है, ये जो स्टिक है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। दिस आर बार इज इन 3 डायमेंशन, तो ये 3 डायमेंशंस में है। हम अब तक क्या कर रहे थे, हमने अब तक 2 ही डायमेंशन रखे थे। तो जब आप 2 ही डायमेंशन रखोगे, व्हाट आई एम सेइंग इज रेफरिंग टू दिस फिगर, हमने एक्स और वाई एक्सिस दिखाया था, हमने जेड एक्सिस दिखाया नहीं था यहाँ पे। तो ये जो आर बार वेक्टर था, हमने इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, उसके 2 पीसेस किए, 2 पार्ट्स किए, एक अलोंग एक्स, एक अलोंग वाई। लेकिन अगर मेरे पास एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो मैं इसके 3 पार्ट्स कर सकता हूं। आई कैन मेक 3 पार्ट्स ऑफ दिस। आई कैन से कि यहां पे along this direction you will have x component rx. I can say यहां पे I have y component ry, and I can have z component over here rz. तो if a vector is in 3 dimension, तो उसके 3 कंपोनेंट्स आप कर सकते हो विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो, rz और rx परपेंडिकुलर है, rz और ry परपेंडिकुलर है, rx और ry भी परपेंडिकुलर है। सो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ओके, राइट। तो इस केस में, जैसे प्रीवियस केस में, आपके पास रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट क्या आया, अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। अगर वेक्टर 3 डायमेंशन में होता, r बार अगर 3 डायमेंशन में होता, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको मिलता अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड दैट इज द रीजन आई एम रिवाइजिंग दिस, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तो आपको 11th 12th बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। यू शुड नो कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं। सो यू हैव टू know this formula, how to write down magnitude of a vector in 3 dimension
in terms of its components, under root of rx square plus ry square plus rz square. Okay, so this is really important, so we should just make a note of it. आप चाहो तो मैं I will keep this diagram here, I will not remove, this is very important for you. So let's say similarly if rx bar, ry bar and rz bar are the rectangular components, of r bar along the x, y and z axis respectively. Rx, Ry and Rz bar are the rectangular components of R bar along X, Y and Z axis respectively. Then you can write down R bar as Rx bar plus Ry bar plus Rz bar, or you can also write down this as Rx I cap plus Ry j cap plus Rz k cap. Okay, and magnitude as, और आप मैग्नीट्यूड को लिख सकते हो, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज गिवन बाय, in this case magnitude is given by under root of x component square plus y component square plus z component square. Okay, right, so this is important, this is very important. डायरेक्शन की यहाँ बात नहीं करूंगा मैं, क्यों नहीं करूंगा आगे समझेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन में है, तो यहाँ पे हम जब जेई नीट की प्रिपरेशन करेंगे, ओनली इन दैट केस यू नीड डायरेक्शन, क्योंकि उस केस में हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की, वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय आर बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो अल्फा एंगल, ये जो 3 डायमेंशनल वेक्टर था, मैंने इसलिए बोला कि आपके घर का जो एक रूम का जो कॉर्नर है वहां देखो, इमेजिन करो, वो 3 लाइंस इमेजिन करो, और वो 3 लाइन जहां मिल रही है, मतलब ये पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट ओवर हियर, यहां से एक आपके पास लकड़ी है, ऐसा इमेजिन करो. सो इफ यू इमेजिन, तो आपको समझेगा कि वो जो स्टिक की आप बात कर रहे हो, ये जो स्टिक मैंने यहाँ बताया है, ये स्टिक जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अलग एंगल बनाएगा, वाई के साथ अलग बनाएगा, जेड के साथ अलग बनाएगा. तो जब मुझे डायरेक्शन की बात करनी होगी, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एंगल मेड बाय आर बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जिसको मैं अल्फा बोलूंगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस को मैं बीटा बोलूंगा, और विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस को मैं गामा बोलूंगा. ओके, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. तो हम लोग वो बाद में देखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट इन पार्ट ऑफ स्टेट बोर्ड सिलेबस. तो मैं जब जेडब्ल्यू नीट लूंगा तब उस केस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट. तो डायरेक्शंस हियर वी कैन नॉट टॉक डायरेक्टली, हमको देखना होता है कि डायरेक्शन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या है. ओके, गुड. तो गुड, अब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ पे. आपको याद है हमने जब वेक्टर स्टार्ट किया था तो हमने इक्वल वेक्टर्स की बात की थी. हमने बोला था कि 2 वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब ए बार और बी बार का लेंथ सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, और डायरेक्शन भी सेम हो, राइट. बट you can also say 2 vectors are equal when their components are equal. मतलब मैं बताता हूं कि what I am saying. So now if 2 vectors are equal, if 2 vectors are equal, अगर हमारे पास 2 वेक्टर जो इक्वल है, इसका मतलब ये होता है, it means that their
corresponding components are also equal. Their corresponding components are also equal. Okay, so now if I have two vectors which are equal, so if a bar and b bar, तो यहाँ पे वाइज वर्सा लिखना जरूरी है, एंड वाइज वर्सा। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। अगर कंपोनेंट्स इक्वल है मतलब वेक्टर्स इक्वल है, ये मतलब होता है वाइज वर्सा का। सो इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार, ओके, अगर ए बार और बी बार ये इक्वल है, ओके, तो लेट अस से वेयर of course sorry where a bar is ax I cap plus ay j cap plus az k cap, हमारे पास वेक्टर है, we have vector a bar which is ax I cap, ay j cap plus az k cap, और हमारे पास b bar है which is bx I cap plus by j cap plus bz k cap, ओके। और a बार और b बार इक्वल है, यू सी यहाँ पे लिखा है मैंने, इफ a बार एंड b बार आर इक्वल देन ax is equal to bx, ay equal to by and az equal to bz। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर को इक्वल बोला गया है, मतलब उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट आर इक्वल, राइट। उल्टा भी ट्रू है, अगर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि a बार इक्वल टू b बार है, तो वाइज वर्सा भी ट्रू है, मतलब, राइट। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल आइडिया। तो व्हाट आई वांट टू डू हियर इज इमीडिएटली आई वांट टू गो फॉर example related to this. Example number 2.5. Given a bar equal to I cap plus 2j cap, b bar equal to 2I cap plus j cap. What are the magnitudes of two vectors? Are these two vectors equal? So first of all, what is given to us? Given quantity में हमको वेक्टर a बार दिया है I cap प्लस 2j कैप, और जब आप कंपेयर करोगे आपको पता है कि आप कंपोनेंट्स कैसे निकालते हो, है ना। तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स, तो मैं बताता हूं आगे जाके, ओके। आपको फाइंड करना है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बार और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार आल्सो, ये दोनों फाइंड करना है। फिर आपको पूछा है क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, राइट। इफ a इज इक्वल टू b और नॉट, ये आपको चेक करना है, ओके। अगर है तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है क्या, ओके। इफ वेक्टर a बार इज इक्वल टू b बार, राइट, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक। तो एनीवेज मैं इतना ज्यादा तो नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट डाउन वी हैव टू चेक इफ a बार इज इक्वल टू b बार और a बार इज नॉट इक्वल टू b बार, ये चेक करना है हमको। तो फॉर्मूलाज क्या क्या अप्लाई करने वाले हो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। मैं az स्क्वायर लिख नहीं रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे k कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब z कंपोनेंट है ही नहीं, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। तो b का मैग्नीट्यूड bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ओके। तो यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड, जब सिर्फ i कैप और j कैप दिया है मतलब ये जो वेक्टर है ये x और y प्लेन में है, ये आपको पता होना चाहिए। जब i कैप और j कैप दिया होता है मतलब वेक्टर इज इन xy प्लेन,
जब आपको y कैप मतलब j कैप और k कैप दिया होता है, ओके, इसका मतलब वेक्टर जो है वो yz प्लेन में है, राइट। ये बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आई कैप और जे कैप ये दिया है, आई कैप और जे कैप दिया है मतलब एक्स वाई प्लेन में है, ओके। जे कैप और के कैप दिया है मतलब वाई जेड प्लेन में है वेक्टर। आई कैप और के कैप दिया है तो ये एक्स जेड प्लेन में है वेक्टर। ये सारा आपको विथ प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एट दिस मोमेंट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस थिंग। विथ मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू। तो एनीवेज, अब हमको दिया है ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप। आप जब कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा ए एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि आई कैप के साथ सिर्फ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, ओके। और जे कैप के साथ आपके पास है 2, मतलब y कंपोनेंट इज 2। सिमिलरली तो आपको यहाँ पे a मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 5, 1 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 5। सिमिलरली बी बार आपको दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप, मतलब यहाँ पे x कंपोनेंट है 2 और y कंपोनेंट है 1। तो देयरफॉर आपको b मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है इट इज बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देयरफॉर b इज अंडर रूट ऑफ 5, राइट। तो हमारे पास हमको a इक्वल टू बी तो मिला, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर तो मिला हम लोगों को, लेकिन लेकिन कंपोनेंट सेम नहीं है, ओके। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ a, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर सेम, बट as you see, as you notice, ax is not equal to bx and ay is not equal to by. Hence, these two vectors are not equal vectors. ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन they are not equal. They are not equal for this very simple reason, because their components are not equal. Okay. Therefore, a bar and b bar are not equal vectors. अगर इनके कंपोनेंट्स भी सेम आ जाते तो आप बोल सकते थे कि यस दे आर इक्वल वेक्टर्स, बट नो, देयर कंपोनेंट्स आर नॉट द सेम, सो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। सिंपल है, ऑलराइट। तो एक्सट्रीमली सिंपल। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं विच इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी हैव लर्न टुडे, बट एनीवेज, ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हमने पहले देखा था। So find a unit vector in the direction of vector. तो हमको एक वेक्टर दिया है, मैं अभी इसको नाम दे देता हूं। लेट अस से ये a बार वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। आपको फाइंड क्या करना है? आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग a बार। आपको याद होगा डिनोट कैसे करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग a बार को u सफिक्स a कैप, या फिर आप इसको ए कैप भी बोल सकते हो। कैप मतलब वेक्टर विथ डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड 1। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिनोट करते हो आप यूनिट वेक्टर को। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आपको अभी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर इज वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाता है नया वेक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर था ए बार, मान लो इस ए बार का मैग्नीट्यूड था 10, मान लो, ओके। 10 या फिर 5 या 4, जो भी मानना होगा वो मान लो। हमें एक नया वेक्टर चाहिए, उस नए वेक्टर का डायरेक्शन तो ए बार का ही होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। आई वांट टू हैव अ न्यू वेक्टर विद डायरेक्शन ऑफ ए बार but its magnitude equal to 1. All right, तो this is what you should get. तो इसको फाइंड कैसे करते हैं हमने ये डिटेल में देखा था। वी हैव लर्न दिस आई थिंक इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर्स, मैथमेटिकल मेथड्स का लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था इन डिटेल। सो यू हैव easy answer to this
unit vector along a cap is vector a bar itself divided by its magnitude. तो पहले ऐसा करते हैं कि पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. तो आपको पता है कि a बार ये 3 i कैप है प्लस 4j कैप है. एज आई टोल्ड यू, i कैप के साथ जो भी नंबर होगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक दो स्टेप बढ़ा देता हूं. सो कंपेयर विथ, you can compare a bar with ax I cap plus ay j cap. तो कंपेयर करने के बाद आपको मिल जाएगा x कंपोनेंट ax as 3, y कंपोनेंट ay as 4. so therefore once you have this, तो आपको a मिल जाएगा which is magnitude of vector a bar, that is ax square plus ay square. This is under root of 3 square plus 4 square, that is under root of 9 plus 16, that is 25. So this is 9 plus 16, that is root of 25, that is 5. तो आपको a का मैग्नीट्यूड मिल गया 5. अब यूनिट वेक्टर अलोंग a bar, unit vector in the direction of a bar is a bar divided by its own magnitude. तो a bar क्या है आपके पास, 3i cap plus 4j cap divided by 5. मतलब ये आपको मिल गया 3/5 i cap plus 4/5 j cap. आप चाहो तो इसको इतना ही रखो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि 3/5 इज 6/10 मतलब 0.6 i cap. 4/5 इज 8/10 मतलब 0.8 j cap. तो दोनों ही आंसर्स दे आर एक्सेप्टेबल. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर in the direction of given vector. तो ऐसा आपको फाइंड करना है. This is how you are supposed to find it out. All right. तो we are good here for today. आज हमने resolution of vectors in detail देखा. हमने 2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए आज. तो in the next session, अभी तक as you see हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे. और कौन से वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो ऑफ द सेम टाइप. दोनों वेक्टर्स या तो डिस्प्लेसमेंट होंगे या वेलोसिटी होंगे या एक्सेलरेशन होंगे. अब नेक्स्ट सेशन में हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं. और मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर सेम टाइप के हो. दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप. फॉर एग्जांपल इफ यू फाइंड आउट व्हाट इज वर्क डन, तो आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हो. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो हम कल नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. सो हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स. और 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ये वेक्टर ही मिलेगा कि स्केलर मिलेगा, ये हम नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल्स देखेंगे. वी विल आल्सो सी व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके प्रॉपर्टीज क्या आते हैं. ऑलराइट. सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे.